नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने परिसीमन नीति के बारे में बात की, जिसके दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीटें बढ़ रही हैं, तो दक्षिण भारत की सीटें भी बढ़नी चाहिए, ताकि अनुपात बना रहे और भेदभाव न हो, नहीं तो ये उत्तर बनाम दक्षिण हो जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार को ज्यादा पैसा मिलते हैं क्योंकि ये बीमारू राज्य हैं। साउथ के राज्यों को केंद्र सरकार कम पैसा देती है। वहीं रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि हम चाहते थे कि सोनिया गांधी तेलंगाना में चुनाव लड़े, लेकिन वो राज्यसभा चली गई। अगली बार सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाएंगे। देश के विकास में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि कैसे केसीआर उनकी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद ही उसे गिराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे और उनके विधायक मेरे साथ खड़े थे और मेरे साथ हो गए। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना में महात्मा गांधी का स्टेचू बनाना चाह रहे हैं। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। पीएम मोदी सिर्फ गुजरात के लिए काम करते हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि केरल की जनता को बीच सड़क पर छोड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं थे, इसलिए प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा नेता बंडी संजय ने हैदराबाद की मूसी नदी की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टी की कड़ी आलोचना की और इस स्थिति को गंभीर उपेक्षा करार दिया है। हाल ही में एक संबोधन के दौरान उन्होंने पार्टी पर नदी को जर्जर होने देने और कथित तौर पर विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए मूसी पुनरुद्धार घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। बंडी संजय ने मूसी नदी के पार रहने वाले निवासियों की पीड़ा पर प्रकाश डाला और नेताओं से विदेशी यात्राओं पर नदी की स्थिति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जो कि तेलंगाना के अधिकारियों की हालिया यात्रा का एक संकेत था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को जवाबदेह ठहराने की कसम खाते हुए कहा कि भाजपा मूसी के पतन के पीड़ितों का समर्थन करेगी। भाजपा नेता की टिप्पणी मूसी में पर्यावरणीय गिरावट पर बढ़ती सार्वजनिक चिंता और इसके जीर्णोद्धार के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आई है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस दोनों से जवाबदेही पर जोर देते हुए प्रभावित समुदायों के लिए एक मजबूत सहयोगी होने की भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। एक ऐतिहासिक फैसले में हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मामले में सख्त आदेश जारी किया। तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ केटीआर ने मामला दायर किया था। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री को कड़ी चेतावनी जारी की और उनकी टिप्पणियों को एक जिम्मेदार सरकारी की ओर से अत्यधिक आपत्तिजनक और अप्रत्याशित बताया। अदालत ने न केवल कोंडा सुरेखा को केटीआर के बारे में कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया है, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनलों से सभी मौजूदा टिप्पणियों को तत्काल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी टिप्पणियां समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यह मामला पहला उदाहरण है जब किसी अदालत ने किसी मंत्री से जुड़े मानहानि मामले में इतना सख्त रुख अपनाया है। तेलंगाना भाजपा अपनी एक साल लंबी ग्रेटर हैदराबाद चुनाव तैयारी का पहला चरण शुरू करके पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए भाजपा को उम्मीद है कि पिछले संसद चुनाव के बाद से जीएचएमसी क्षेत्रों में निष्क्रिय कैडर और नेताओं को बहुत जरूरी उत्साह है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने 2020 में जीएचएमसी में 150 वार्डों में से 48 कॉर्पोरेटर्स की जीत का सिलसिला जारी रखा था। भाजपा को लगता है कि 2020 के जीएचएमसी चुनाव में कई वार्डों में दूसरे स्थान पर रहने से 2025 में आने वाले जीएचएमसी चुनाव में उसे जीतने में मदद मिल सकती है। चुनावी गणित से पता चलता है कि एमआईएम नगरीय निकाय के 50 वार्डों में एक प्रमुख ताकत है। कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें और वो बीआरएस कॉर्पोरेटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी पार्टी बदलकर कांग्रेस की तरफ से आ सकें। इस प्रकार राज्य की राजधानी में खुद को मजबूत करने के लिए बीआरएस वार्डों में सेंध लगा सके। तेलंगाना सचिवालय में उस समय तनाव बढ़ गया जब बटालियन कांस्टेबलों के परिवार के सदस्यों ने अपने प्रयोजनों के लिए एकल स्थानों पर नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांस्टेबलों की पत्नी और रिश्तेदार सचिवालय के पास इकट्ठा हुए और अधिकारियों से विभिन्न स्थानों पर बार बार ट्रांसफर और पोस्टिंग की वजह से होने वाली कठिनाइयों के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा है कि कांस्टेबलों को एक ही स्थान पर सेवा करने की अनुमति दी जाए, जिससे वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से उठा सके। भीड़ को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये विरोध प्रदर्शन पुलिस कर्मियों के परिवारों के बीच काम की परिस्थितियों के बारे में चल रही चिंताओं को उजागर करता है, जो तेलंगाना भर में बटालियन भूमिकाओं में सेवारत लोगों के लिए स्थिरता और समर्थन चाहते हैं।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एमआईएम के नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन और कांग्रेस नेता फिरोज खान की प्रतिद्वंदी गुटों को अपनी भाषा पर संयम रखने और उत्तेजक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। पुलिस आयुक्त ने आज एक्स पर साझा किया है कि उन्होंने तत्कालीन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 126, नई आपराधिक प्रक्रिया धारा की संहिता 107 के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी क्षमता में एक अदालत सत्र आयोजित किया। जारी वारंट के जवाब में एमआईएम विधायक माजिद हुसैन और फिरोज खान अपने समर्थकों के साथ पुलिस आयुक्त के सामने पेश हुए। आनंद ने उल्लेख किया है कि नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों गुट नियमित रूप से झगड़े कर रहे हैं और वहां व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में सड़क बनने के मुद्दे पर सड़कों पर उनके बीच भारी झड़प हो गई और पुलिस को उन्हें अलग करने, मामला दर्ज करने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने आदि में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 7 अक्टूबर को हुमायूं नगर के फिरोज गांधी नगर में चल रहे सड़क मरम्मत कार्यों के निरीक्षण के दौरान दोनों नेता और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। जीजीएमसी आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि पटाखा विक्रेताओं को जीजीएमसी से अस्थायी व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस लाइसेंस के बिना दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता नागरिक सेवा केंद्रों पर या जीजीएमसी वेबसाइट के माध्यम से अस्थायी व्यापार पहचान संख्या के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लाइसेंस को सुरक्षित करने के लिए विक्रेताओं को पहचान प्रमाण के रूप में अपने आधार या पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इन दुकानों के पास पटाखे नहीं जलाए जाने चाहिए, ये कहते हुए कि किसी भी दुर्घटना के लिए विक्रेता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये शर्त अस्थायी व्यापार लाइसेंस में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना एआरसी द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए पार्टी के कड़े विरोध पर जोर दिया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया है कि इससे जनता पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने आज सिरसिल्ला में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के निर्देशों के बाद बीआरएस ने एआरसी के नेतृत्व में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर मुफ्त बिजली प्रदान करने की आड़ में मौजूदा बिजली सब्सिडी को कम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और दावा किया है कि इस कदम से राज्य को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। केटीआर ने विशेष रूप से चिंता व्यक्त की कि 300 यूनिट से ज्यादा की खपत के लिए प्रस्तावित निश्चित शुल्क को 10 रुपए से 50 रुपए की बढ़ोतरी मध्यम वर्ग के घरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। खासकर गर्मी के महीनों के दौरान जब बिजली का उपयोग आमतौर पर ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके लिए और जरूरत पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के केस में शर्जील इमाम को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो शर्जील इमाम की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एससी शर्मा के बेंच ने कहा है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है। शर्जील इमाम के वकील और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है, जबकि उन्होंने साफ किया है कि वो वर्तमान चरण में जमानत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई टली है। इस पर जजों ने कहा है कि 25 नवंबर को केस हाई कोर्ट में लगा है। याचिकाकर्ता के वकील उस दिन हाई कोर्ट से तेज सुनवाई का अनुरोध करें। पीठ ने कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिका है, इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से अनुरोध करने की आजादी होगी कि वो जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करे। 25 नवंबर को जैसा कि हाई कोर्ट ने तय किया है, हाई कोर्ट इस अनुरोध पर विचार करेगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई शर्मिला ने अपने भाई और पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी पर उन्हें और उनके बच्चों को पारिवारिक संपत्तियों में उनके हिस्से से वंचित करने का आरोप लगाया है। शर्मिला ने कहा है कि वो इस बात से हैरान थी कि जगन मोहन रेड्डी अपने पिता दिवंगत वाई राजशेखर रेड्डी के रास्ते से किस हद तक भटक गए हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को लिखा है कि अब आपने अपनी मां के खिलाफ मामला दर्ज कराने और अपनी बहन और उनके बच्चों को उन संपत्तियों से वंचित करने का विकल्प चुना है जिसके वो एमओयू के तहत हकदार हैं। मैं इस बात से चकित हूँ कि आप हमारे महान पिता के रास्ते से किस हद तक भटक गए हैं। पिछले महीने लिखा गया पत्र उन खबरों के बाद सामने आया कि जगन मोहन ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर की, जिसमें अपनी बहन शर्मिला और मां वाई विजयम्मा को सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के ट्रांसफर को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें एमयूडीए साइट आवंटन मामले के संबंध में एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जो उनके लिए एक झटका था। न्यायमूर्ति की पीठ ने 24 सितंबर को मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावर चंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी विवेक की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने एमयूडीए द्वारा एक प्रमुख इलाके में उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 साइटों के आवंटन में कथित
संबंधित अनियमितताओं में उनके खिलाफ जांच के लिए गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले ही दिन एक विशेष अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पूर्व और निर्वाचित सांसदों विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया था। सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू, जिनसे स्वामी ने एक जमीन खरीदी थी और उसे पार्वती को तोहफे में दिया था, और अन्य को मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में नामित किया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।